हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, कल हम लोगों ने इतिहास के संदर्भ में एक टॉपिक डिस्कस किया था, भारत पर विदेशी आक्रमण। यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास में वैकल्पिक विषय हो या जैसे आपका जीएस का हो, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री या जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दोनों तरीके से टॉपिक को डिस्कस किया और आज भी करूंगा। आज हम उसके सेकंड पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने दोस्तों कल जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने बात की थी कि मौर्य काल से पहले ईरानी और आपके यूनानी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें डेरियस ईरानी और अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर यूनानी दोनों लोगों ने भारत पर आक्रमण किया। अब वो कितना हुआ था, कैसे हुआ था, ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं और आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। आप लोगों के मैसेज भी आए मेरे पास, तो अच्छी बात है और यही बात हमको अच्छी भी लगती है, यही हमको खुशी भी देती है। आज हम बात कर रहे हैं विदेशी आक्रमणकारी या विदेशी आक्रमण का पार्ट 2। इसमें हम बात करेंगे कि मौर्य काल के बाद भारत पर किन किन शासकों ने आक्रमण किया और कैसे कैसे किया था, ठीक है ना। अब कहोगे मौर्य काल में आक्रमण नहीं हुआ था। मौर्य काल में अपना साम्राज्य इतना बड़ा स्थापित हो चुका था कि आसपास के राज्यों की इतनी हिम्मत या ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह मौर्य साम्राज्य पर आक्रमण कर सकते थे। बहुत विशाल साम्राज्य, अफगानिस्तान से लेकर के आपके बंगाल तक और जम्मू कश्मीर से लेकर के आपके दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तक इतना विशाल साम्राज्य था, इतनी विशाल सेना थी। बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ने तो खुद उल्टा अलेक्जेंडर के जो उत्तराधिकारी थे सेल्यूकस, उनके साम्राज्य पर आक्रमण करके उसको बाध्य किया था एक वैवाहिक संबंध बनाने के लिए। बदले में 4 राज्य दहेज में लिए थे, जैड्रोशिया, ठीक है ना, परोपनिस्डाई, एरिया और इसी तरह के एक साम्राज्य और भी था जिसको उन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है ना। तो स्थिति बची नहीं थी। और दूसरा, उधर साइड से ही आक्रमण होते हैं तो जब उनके वैवाहिक संबंध स्थापित हो चुके हैं तो उधर से आक्रमण करेगा कौन। लेकिन जब मौर्य काल का अंत हो गया, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य शासक बृहद्रथ को मार दिया, शुंग वंश की स्थापना कर दी, तो उसी के पहले ही, उसी के समय में आपके उत्तर भारत के क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र में विभिन्न आक्रमणकारियों के आक्रमण होते हैं। और उनमें कौन कौन है? सबसे पहले इंडो ग्रीक, फिर शक, फिर पहलव और कुषाण हैं। ये 4 अलग अलग वंशों ने अलग अलग समय में भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर आक्रमण किया। इनमें सबसे पहले इंडो ग्रीक हैं, जिनमें सबसे पहले आक्रमण किया था डेमेट्रियस ने। पहला आक्रमण किसका है? डेमेट्रियस का, ठीक है ना। डेमेट्रियस ने पश्चिमोत्तर भारत के या पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अपना एक आक्रमण करके कुछ क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। और उसके बाद डेमेट्रियस के बाद में ये जो क्षेत्र है 2 भागों में बट गया। एक क्षेत्र बना आपका सियालकोट, जिसे साकल कहते हैं। क्या कहते हैं? साकल। और दूसरा बना तक्षशिला। तक्षशिला, इनकी 2 शाखाएं बन गई, 2 शाखाएं, ठीक है ना। तक्षशिला शाकल में आपने देखा था एक, इनके बाद में जो शासक बने थे उसको कहते हैं हम यूथिडेमस वंश। यूथिडेमस वंश है और इसके प्रमुख शासक का नाम है मिनांडर। और दूसरा जो है, दूसरे वंश का नाम है यूक्रेटाइड। यहां पर जिसने साम्राज्य स्थापित किया ये आपके डेमेट्रियस के ही वंश के हैं, यूक्रेटाइड। और यूक्रेटाइड के जो शासक है उसका नाम आप अच्छे से जानते होंगे, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण शासक है, उसका नाम है एंटियालकिड्स। ये 2 महत्वपूर्ण शासक हैं जो अपने अपने क्षेत्र के विदेशी आक्रमणकारी या आक्रांता बने, जिन्होंने अपनी राजधानी एक सियालकोट, इस राजधानी को बनाया इसने अपनी, और इसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है ना। और ये सब आपके मौर्य साम्राज्य के बाद के आक्रमण हैं।
मौर्य वंश के, या मौर्य वंश मत कहिए, मौर्योत्तर काल कह लीजिए। क्या कहते हैं? मौर्योत्तर काल। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये आपके शासक बने थे। और अब इनके बारे में छोटे छोटे आपके प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो मेनांडर के बारे में। मेनांडर की क्या खास विशेषता है जो इसके संबंध में क्वेश्चन बन सकता है? तो देखिए, ध्यान रखिएगा, मेनांडर के बारे में हमको जानकारी मिलती है कि यह इसने बौद्ध धर्म अपनाया था, अपनाया। और किसके प्रभाव से? एक बौद्ध भिक्षु में, बौद्ध संत हैं नागसेन के द्वारा, ये बौद्ध थे, इनके प्रभाव में। ठीक है ना? और इनकी एक किताब मिली है, नागसेन की पुस्तक है, उससे जानकारी मिलती है, वो है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो। इस किताब में मिलिंद के प्रश्न, पन्हो मीन्स प्रश्न और मिलिंद मीन्स मेनांडर, मेनांडर के प्रश्न। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो एक जानकारी यहां मिलती है। दूसरा, इसके संदर्भ में एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा कि मेनांडर को एशिया का संरक्षक कहा जाता है। क्या कहते हैं? एशिया का संरक्षक कहा गया है, कि यह एशिया का संरक्षक है। एक चीज। दूसरी चीज एक और ध्यान रखिएगा कि इलाहाबाद के पास एक जगह है, इलाहाबाद के पास रेह नामक जगह है, वहां से इसका अभिलेख मिला है, अभिलेख मिला इलाहाबाद के पास से। ठीक है ना? इसका अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक। तीसरी चीज इसमें और ध्यान रखिएगा, इसके बारे में एक जानकारी और मिलती है। एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, यह पुस्तक मिलती है। और इसमें बताया गया है कि इसके सिक्के जो हैं, इसके सिक्के भड़ौच के बाजार में चलते हैं, बाजार में चलते हैं, यह कहा गया है। ठीक है ना? अब पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी का राइटर कौन है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, अज्ञात ही लिखा हुआ है कि यह एक कंसेप्ट है। ठीक है ना? इसके बाद आ जाइए तो आपके दूसरे वंश का जो शासक है उसका नाम क्या था, जो मैंने आपको बताया था, उसके संदर्भ में देख लेते हैं। तो दूसरा जो है एंटियालकीड्स है। क्या नाम है? एंटियालकीड्स। और ये किसके समकालीन है? ये समकालीन है आपके, ध्यान रखना, घनानंद, सॉरी, सुंग वंश जानते हैं? सुंग वंश के समय में इसने क्या किया कि एंटियालकीड्स ने अपना एक राजदूत मगध भेजा, और मगध का शासक था इस समय भागभद्र। यह सुंग वंश का शासक है। ठीक है ना? और राजदूत का नाम क्या था? राजदूत का नाम था हेलियोडोरस। ठीक है ना? ध्यान रखना। और इसी हेलियोडोरस ने विदिशा में क्या किया? एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। अर्थात इसने आपका जो भागवत धर्म है, वैष्णव या भागवत धर्म को अपना लिया। अपनाया। तो ये दो चीजें थी, और खुद का नाम भी वासुदेव रख लिया था, गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। तो ये दो महत्वपूर्ण शासक हैं। अब बात आती है कि आखिर इनके इंडो ग्रीक जो शासक हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। इनका जो महत्व है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा महत्व है इनका, वो ध्यान रखना कि इन्होंने पहली बार सिक्कों का प्रचलन किया।
और वो भी सिक्के कैसे हैं? सोने के सिक्के, ठीक है ना। पहली बार प्रॉपर तरीके से सोने के सिक्के चलाए, और सिक्के भी कैसे चलाए? राजा और देवता के नाम और चित्र वाले सिक्के, यह पहली बार इन्होंने चलाए हैं, सिक्कों का प्रचलन किया, ठीक है ना। ध्यान रखना एक चीज। दूसरी चीज इस समय में और इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान रख लीजिए। इसमें इन्होंने ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया, ज्योतिष में योगदान, और जिसे हम क्या कहते हैं? यूनानी ज्योतिष, यूनानी ज्योतिष। और इन्होंने इसके यूनानी ज्योतिष के 5 सिद्धांत दिए, 5 सिद्धांत भारत को बताए। साथ के साथ इन्होंने 7 दिन की अवधारणा निश्चित की। 7 दिन की अवधारणा भी यहीं से आई है, ये भी इन्होंने निश्चित की। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हम देखते हैं, वो भी इन्हीं की ही परंपरा है, 7 दिन के विभाजन को लेकर के, ठीक है ना। ध्यान रखना। और तीसरा एक चीज इसमें और भी है, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं कि इन्होंने नाटक जो खेले जाते हैं, नाटक और रंगमंच, रंगमंच के पर्दे जो बदले जाते हैं, पर्दे, उनको यवनिका इन्होंने ही कहा है। यवनिका नाम इन्होंने ही दिया कि जो पर्दा गिरता है ना ऊपर से, यवनिका गिर रही है, तो वही है, वही इन्होंने दिया था, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें इन्होंने बताई हैं, इनके समय की इंपॉर्टेंट है एवरीबॉडी, ठीक। इसके बाद हम आते हैं दूसरे शासकों के संदर्भ में, और उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको आप लोग जरूर ध्यान से सुन लीजिए कि आप में से जो भी छात्र रियली में 2025 से 2026 को टारगेट कर रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने अपना वैकल्पिक विषय का चयन नहीं किया, या वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने स्टार्ट नहीं किया, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्री किसी तरीके से पास हो भी जाएगा दोस्त, तो ये बताइएगा मेंस का क्या होगा। और ऑप्शनल सब्जेक्ट ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 60%, 70% तक नंबर आसानी से ला सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद में। वरना जीएस में टॉपर के 40 से 50% के बीच में ही नंबर रहते हैं, कितनी भी मेहनत कर लीजिए। अब सोचिए 1000 नंबर के जीएस के मुख्य परीक्षा में से आपको मिलते हैं कितने? 400, 450 नंबर, बहुत मेहनत करने के बाद। और वहीं पर थोड़ी सी मेहनत करने के बाद में ऑप्शनल में आराम से 500 में से 300 प्लस नंबर आराम से लाए जा सकते हैं। बस आपको करना क्या होता है, क्योंकि वैकल्पिक विषय है इसलिए उसकी आधारभूत समझ की जरूरत पड़ती है। और उस संदर्भ में इतिहास एक ऐसा विषय है जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है, जिसके माध्यम से प्री का एग्जाम हो, मेंस के जीएस फर्स्ट पेपर हो, जीएस का सेकंड पेपर हो, या जीएस का फोर्थ पेपर हो एथिक्स वाला, उसमें भी दर्शन, दार्शनिक, विद्वान वगैरह जो हैं, तमाम तरह के जो नैतिक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, वो सब इतिहास में ही आते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में आपके सोचिए विश्व युद्ध और विश्व युद्ध के बाद की घटनाएं बगैर जाने आप इंटरनेशनल रिलेशंस को आसानी से नहीं समझ सकते। निबंध में इसकी उपयोगिता है ही पूरी की पूरी। तो कम से कम मान के चलिए इतिहास से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके पूरे जीएस में मुख्य परीक्षा में कम से कम मान के चलिए तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं, 10 to 12 क्वेश्चन, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जो इग्नोर करता है समझ लीजिए उसके उतने ही मार्क्स कम रहते हैं, उसके उतने ही नंबर कम रहते हैं। अब आप खुद सोच लीजिए। तो ऐसे में अगर चाहते हैं कि जीएस और उसमें दोनों में आपके ऑप्शनल में नंबर अच्छे आ जाएं, तो आप इस बैच को आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। और इसमें एडमिशन की अंतिम डेट जो है, लास्ट डेट 31 तारीख है, सिर्फ एक दिन रह गया है। तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बेहतर रहेगा। इसके माध्यम से 300 प्लस अंक मेरे साथ आप अपना एश्योर कर सकते हो। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ना है। फैक्ट्स उतने ज़्यादा पढ़ने नहीं है जितने कि आपको जीएस में पढ़ने हैं। उसका 10% मुश्किल से पढ़ना है,
बाकी सब जीएस का है, ठीक है ना। इसमें वो सारी चीजें आप लोगों को अवेलेबल करा दी जाएगी जिसकी आपको जरूरत है, जैसे मटेरियल वो आपको दिया ही जाएगा। डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस वो मैं खुद चेक करता हूं, ठीक है ना। मॉडल क्वेश्चंस वो मैं आपको टॉपिक के साथ डेली बताता ही हूं, ठीक है ना। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगभग 25 से 30 साल तक के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस करता हूं। तो इस तरीके से वो सारी चीजें घर बैठे आपको हो सकती है और आपको मुश्किल से 1 या 2 किताबें पढ़नी है, बाकी काम मेरा है। जो मैं मैटर दे रहा हूं उतना सफिशिएंट है। हैंड रिटन मटेरियल भी इसमें आपका इंक्लूड है। मात्र आपके 14,999 रुपए में एम के लाइव कोड इस्तेमाल करने पर आपको आज हो जाएगा और क्लास आपकी 1 बजे चलती है। तो आप इसको लेट मत कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। और आप सोचें कि हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, कुछ और पढ़ेंगे, तो बेटा हिस्ट्री उतनी ही पढ़नी पड़ेगी जितनी जीएस में है। जीएस में ऑप्शनल से ज्यादा ही पढ़नी पड़ेगी, कम नहीं। मेरे एक वीडियो में, 1 या 2 वीडियो मैंने आपको बनाए हुए हैं जिसमें मैंने सिलेबस को डिफाइन किया हुआ है कि किसमें किसका कितना सिलेबस है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो तो मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेल आईडी पर मुझे फॉलो कर लीजिए, मेल आईडी मैसेज कर लीजिए। लेकिन बैच ज्वाइन करते समय एम के लाइव कोड इस्तेमाल करना मत भूलना। और इस हिस्ट्री के एक चीज और समझ लीजिएगा, अन्य दूसरे सब्जेक्ट का अपना एक शब्दकोश होता है जिसमें उस शब्दकोश को आपको याद करना ही होता है, उस शब्दकोश का इस्तेमाल करना ही होता है, ठीक है ना। लेकिन इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें आप अपनी भाषा में सारी बातें कह सकते हैं और वो भी बहुत कम फैक्ट के साथ। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, बस एक क्या है, आपको कोई भी घटना है तो उसको कथन कारण के साथ जोड़ना है। कार्य कारण यानी कोई घटना क्यों हुई और कैसे हुई, बस इतना जानना है। पूरा वैकल्पिक विषय इसी पर आधारित है। अभी मैं जो आपको टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं वो प्री मेंस और जीएस के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए थोड़ा सा फैक्चुअल मैं डिस्कस कर रहा हूं। अदर ऑप्शनल के लिए केवल और केवल यह पूछा जाएगा विदेशी आक्रमणकारियों का या शकों का या इंडो ग्रीक्स का, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ा था, तो प्रभाव आपको बताने होंगे। बाकी सब फैक्चुअल है, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ये मेरा टेलीग्राम बार कोड है जिससे मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। अब हम इसके बाद बात करते हैं आपके दूसरे जो महत्वपूर्ण आक्रमणकारी हैं, वो है आपके शक। और शक जो हैं, ध्यान रखना, आपके 2 ग्रुप में हैं, एक उत्तरी ग्रुप के हैं और एक आपके पश्चिमी ग्रुप के हैं। उत्तरी और पश्चिमी शक, ध्यान रखना। उत्तर में बात किया जाए तो उत्तर में आपके एक तक्षशिला के हैं, यानी कि इंडो ग्रीक्स को हटाने के बाद ये आ गए खुद, एक तक्षशिला के हैं, ठीक है ना। और दूसरे हैं आपके कहां के, मथुरा के, मथुरा के, ठीक है ना। उसी तरीके से पश्चिमी में देखा जाए तो एक है आपके महाराष्ट्र में, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, नासिक वाले, नासिक के, और दूसरे हैं आपके उज्जैनी के, जहां पर इन्होंने अपनी राजधानियां बनाई थी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। जो तक्षशिला के हैं इनका नाम है मगस या मौस, मौस या मगस, इनके पहले शासक का नाम जिसने तक्षशिला पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। माउस भी कहते हैं, मगस भी कहते हैं, सारी चीजें भी कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। एवरीबॉडी क्लियर, ठीक। चलिए दूसरा, इसके बाद हम बात करें तो मथुरा के हैं, और मथुरा के जो शासक का नाम है, आपने बड़ा अच्छा सा नाम आपने सुना होगा, मैं नाम मिस कर रहा हूं इस समय, राजुल, सॉरी, राजुल या राजबुल, ये रहे। नासिक के हैं नहपान,
या चस्टन, सॉरी नहपान, और उज्जैनी के हैं चस्टन और रुद्रदामन, ये रहे। इन्होंने इन सभी क्षेत्रों को अपनी अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है ना, ध्यान रखना। और इन्होंने अपने अपने सिक्के चलाए थे यहां पर। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, इन शकों ने यहां पर जो प्रणाली चलाई थी उसको कहते हैं क्षत्रप प्रणाली। क्षत्रप यानी कि राज्य या प्रांत की प्रणाली, यानी कि अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित करके उनका छत्रप बना करके उनका शासन स्थापित किया। इसलिए एक प्रकार से ये 4 छत्रप या 4 राज्य इनके दिखाई देते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। मगस, माउस, राजुल, राजबुल, नहपान, और इन्हीं के जो प्रथम शासक हैं उनका नाम था आपका भूमक। भूमक, इनके सिक्के हमको प्राप्त हुए हैं। वो सिक्के मिले हैं आपके महाराष्ट्र के जोगल थंबी से। जोगल थंबी से इनके सिक्के हमको प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसके सिक्के हमें कहां से मिले हैं? नासिक के पास से, ठीक है ना, ध्यान रखना। और दूसरे उज्जैन के चस्टन हैं, और चस्टन के बाद रुद्रदामन है। इनके बारे में जानकारी मिलती है आपके गुजरात के, कौन सा है जो अभिलेख लिख रहा था रुद्रदामन का? गिरनार अभिलेख, याद आ रहा है नहीं? गिरनार अभिलेख, बस इतना ही इनके बारे में जानना है। और गिरनार अभिलेख में पता चलता है कि इनके जो अधिकारी हैं सुबेसाख प्रांतपति सुबेसाख, इन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, मरम्मत करवाई थी। सुदर्शन झील की मरम्मत, ये इनके क्या है? प्रांतपति। और जो गिरनार अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख, ये पहला संस्कृत का अभिलेख है, प्रथम संस्कृत अभिलेख। ये इन्होंने लिखवाया था। तो इस तरीके से इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। बस इससे ज्यादा इनके बारे में और नहीं जानना है। बस इनका योगदान की अगर बात की जाए तो योगदान सिर्फ एक ही था कि इन्होंने क्षत्रपी प्रणाली यहां पर स्थापित की थी। उसके बाद बात किया जाए तो अगला वंश है जिसे हम कहते हैं पहलव वंश। पहलव, यह भी एक प्रकार की विदेशी जाति है जिसने भारत पर आक्रमण किया था। और इसका जो पहला शासक है जिसने भारत पर आक्रमण किया था उसका नाम था आपका मित्रदेट। मित्रदात कहते हैं या मित्रदेट कहते हैं, ठीक है ना। और इसी वंश का जो शासक बनता है, जो प्रॉपर तरीके से जिसकी जानकारी मिलती है, उसका नाम है गोंडोफर्निस। गोंडोफर्निस। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो बस इनकी राजधानी जरूर पूछी जाती है कि इनकी राजधानी क्या थी। आप में से कोई बताएगा कि इन्होंने कौन सी राजधानी बनाई थी? ठीक है ना, इनकी राजधानी थी तक्षशिला। और यहीं से इनके सिक्के भी मिले हैं, सिक्के भी मिले हैं, ठीक है ना, सिक्के भी मिले हैं, ठीक है ना। इसका एक अभिलेख मिला है, अभिलेख, उसे कहते हैं तख्ते वही अभिलेख। तख्ते वही अभिलेख, ठीक है ना। और इस अभिलेख में कहा गया कि संपूर्ण भारत का राजा बताया है इसको, संपूर्ण भारत का राजा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसी के समय में एक घटना और होती है कि इसी के समय में प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक भारत आता है और उसका नाम क्या था? सेंट थॉमस।
सेंट थॉमस। ये पहला व्यक्ति जिसने, सेंट थॉमस जो आया था भारत में, इसने भारत में पहला व्यक्ति माना जाता है जो केरल के रास्ते दक्षिण भारत से होकर के आया था, और इसकी चेन्नई के पास, मद्रास के पास में इसकी हत्या कर दी गई। ये पहला व्यक्ति है। इससे ज्यादा इसके बारे में जानकारी हमको नहीं मिलती, और हत्या की गई उस जगह का नाम है मद्रास के पास म्यालापुर। तो इस तरह से ये 3 महत्वपूर्ण शासक वंश आपको पता चल गए। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगले हैं आपके कुषाण। तो कुषाणों के बारे में देखते हैं, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और भारत में राज्य स्थापित किया। कुषाण ये हैं आपके यूची जनजाति के लोग हैं, यूची जाति के हैं। और यूची कबीला जो है, ध्यान रखना, एक कबीला है, बड़ा जाति है। इसके 5 भाग बने थे, 5, ठीक है ना। ये चाइना के क्षेत्र के रहने वाले लोग थे, जिनको अलग अलग समय में हुंगनू या हुण जनजातियों ने मार के भगा दिया। जब ये भाग करके आए तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आकर के बस गए, अफगानिस्तान के ऊपर वाले क्षेत्र में। तो वहां से इनको शक शासकों ने मार के भगा दिया, तो ये भारत की तरफ चले आए। इस तरीके से ये हुए। तो 5 इनके कबीले विकसित हुए थे। उनमें से 5 कबीलों में से एक कबीले का नाम है कुईशांग। कुईशांग कबीला है, वो है आपके ये कुईशांग कबीला, और इसने भारत पर अपना शासन स्थापित किया। 5 भाग, उनमें से एक है कुईशांग, ठीक है ना। इसी कुईशांग का पहला वंश जो है, पहला व्यक्ति, उसका नाम है कुजुल कडफिसस। दूसरा है बिम कडफिसस। तीसरा है कनिष्क। चौथा है हुबिष्क। 5वां है वासुदेव। यानी कि इस क्रम से आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे ये भारतीय परंपरा में ढलते चले गए, ठीक है ना। ध्यान रखना, इसने क्या किया, कुजुल कडफिसस ने, इसने आपके यहां पर तांबे के सिक्के चलाए। तांबे के सिक्के चलाए इसने पहली बार, तांबे के सिक्के, और मिले हैं बाकायदा, ठीक है ना। दूसरा इसके बाद आता है बिम कडफिसस, या कडफिसस सेकंड कैसे हैं। इसने सोने और तांबे के सिक्के चलाए, सोने और तांबे के सिक्के चलाए। और ध्यान रखिएगा, और जिसमें ध्यान रखिएगा, ये जो सिक्के चलाए गए ये आपके विभिन्न धर्म के हैं। इसमें शिव, नंदी, त्रिशूल, विष्णु के सिक्के हैं। कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाया, और इसने क्या किया, बहुत सारे सोने के सिक्के चलाए। इसी ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया, ठीक है ना। इसी के समय में आपकी बौद्ध संगीति हुई, बौद्ध संगीति इसी के समय में हुई। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है ना। ये काफी सारी चीजें हुई। इसी ने आपके सोचिएगा देव पुत्र की उपाधि ली। इसी ने पहली बार चीन पर आक्रमण किया। तो इस प्रकार से देखेंगे तो भारत में इन लोगों ने आक्रमण किया और अपना शासन स्थापित किया है। ये सारी चीजें हैं। और इनकी राजधानी के बारे में बात की जाए तो इनकी 2 राजधानियां हैं। नंबर 1
पहली है पेशावर, जिसे हम क्या कहते हैं, पुरुषपुर, और दूसरी है मथुरा। 2 राजधानियां इन्होंने बनाई थी। यह है इसका कंसेप्ट है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आपके आक्रमण हुए और इनको आप आक्रमण संदर्भ में आप देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना और भी है कि आप जीएस का P2I बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आपको कम से कम 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। उन 25,999 रुपए मिल जाएगा और ये ऑफर आपके 31 तारीख तक वैलिड है। और इस बैच की अंतिम तिथि भी एडमिशन की 31 मई है, ठीक है ना। शाम को 6 बजे ये बैच स्टार्ट हो चुका है, अभी इंट्रोडक्शन हुआ है, इसलिए आप लोग इसमें परेशान मत रहिए, इस बैच को अभी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें आप कोड इस्तेमाल करिए MK Live, तो मेरे साथ आप आराम से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।